यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि भाई किस कंटेंट को पढ़ना है, किन बुक्स को फॉलो करना है, या फिर आपकी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है, साथ ही आप मैथ की कंप्लीट, मैथ मतलब एडवांस प्लस अर्थमेटिक, इन दोनों पोर्शंस की कंप्लीट चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चैप्टर में भी हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो इसलिए चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इसी के साथ मैं निखिल आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब से पहले आपको पता होगा कि मैं परसेंटेज के, हम अर्थमेटिक पोर्शन हमने शुरू करा था और अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर रखा था हमने परसेंटेज। तो यदि आपने वो 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर को देखिए, जिससे कि आप एक रिदम में चीज़ें समझते हो रहे हैं। और अगर आपने वो देख लिए तो आज आपके लिए 10th लेक्चर है और हम क्या करेंगे, इस 10th लेक्चर में अपने परसेंटेज पार्ट को कंप्लीट फाइनल कर देंगे और इसके बाद कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। और अगर आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या रहना चाहिए, आप कमेंट करिए, हो सकता है कि जो आप बोले मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो देखिए, ये लास्ट चैप्टर, लास्ट मतलब कि भाग होगा, लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम परसेंटेज फाइनल करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे, हो सकता है क्लास थोड़ी लेंदी चली जाए, लेकिन बस 10 दिन काफ़ी हो चुके हैं, तो आज इसे फाइनल कर लेंगे, है ना। क्योंकि शुरू में चीज़ें मैं सीख रहा था, शुरू में चल रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा कम क्वेश्चन करा रहा था। अब के बाद जितने भी होंगे हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और कम समय में बहुत ही जल्दी अपना मैथ को फाइनल करेंगे, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की जा सके और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि एग्जाम्स में आपको हमारे इस चैनल से जुड़ने का जरूर फायदा मिले। और यदि आपको हमारे द्वारा कराए गए लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तरीका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि नया चैनल है, अगर आप शेयर करेंगे ग्रोथ मिलेगी, तभी हम यहाँ पर इस चैनल को फॉलो, कहने का मतलब है रेगुलर रख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, व्यूज़ कम होंगे, व्यूज़ नहीं आते, मतलब कि देखिए शेयर जब लोगों के पास पहुंचेगी नहीं तो अच्छे और बुरे की तो बात ही छोड़ दो। तो आपका काम है बस, आपका इतना, मैं कंटेंट इकट्ठा करूंगा और उसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूंगा। आपका काम केवल ये होगा कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगे तो। यदि अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप बिल्कुल शेयर ना करें, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर देता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी। देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 11/16 के बजाय 7/12 से, किसी भी भैया एक स्टूडेंट से कहा गया कि भाई 11/16 से गुणा कर दे, उससे कहा गया कि किसी संख्या में 11/16 से गुणा कर दे, लेकिन उसने गलती से 7/12 से गुणा कर दी, तो देखिए गुणा किसी संख्या से तो करी होगी या नहीं, मेरे पास कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी उसने 11/16 से गुणा की हो। अगर देखिए, अब आपको वो क्वेश्चन में वो संख्या नहीं दी है, तो आप अपने पास से कोई भी संख्या है मान सकते हैं। और संख्या माननी कौन सी है, जिस संख्या से गुणा की गई है वो संख्या आपको माननी कौन सी है, संख्या वो माननी है जिसे 16 भी और 12 भी दोनों डिवाइड कर सकें। क्योंकि जब ये बटे वाले पोर्शंस खत्म हो जाएगा तो आपकी दशमलव की आने की संभावना खत्म हो जाएगी और आपकी क्वेश्चन में स्पीड मेंटेन रहेगी, जिससे कि आप कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो मैंने क्या करा, 16 से और 12 से डिवाइड होने वाली एक संख्या देख ली, कौन सी होती है, 48। मैंने 48 से यहाँ भी गुणा कर दी और 48 से यहाँ भी। तो जब मैं 48 से गुणा करूंगा, 16 थी 48 और 11 थी 33। इसका मतलब यह है कि आंसर आना क्या चाहिए था, 33 आंसर आना चाहिए था, लेकिन 12 चौक 48 और 7 चौक 28, आंसर आया कितना, 28। आंसर आना चाहिए था 33 और आंसर आया 28, इसका मतलब उत्तर गलत आया। कितना गलत आया, 5 यूनिट गलत आया। और गलत या सही हमेशा चेक करोगे सही उत्तर पर, तो 5 गलत आया कितने पर, 33 पर, ठीक है। अब एक तरीका तो यह 5/33 गुणा 100 लिखकर आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि आपका उत्तर कितने प्रतिशत गलत आया। लेकिन इसी के साथ अगर आप कुछ चीज़ें सीखना चाहें तो मैं आपको बताता हूं और उन चीज़ों को एग्जाम में फॉलो करना। सीखते समय हो सकता है कि आपको समय ज़्यादा लगे, लेकिन जब आप उन चीज़ों को सीख जाओगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में उनसे फायदा मिलेगा। देखिए 5/33 को मैं कैसे लिख सकता हूँ आप समझना, 5/33 को, क्योंकि मुझे पता है 33 किससे बनेगा, 11 से बनेगा, तो इसलिए मैंने 5/33 को लिख लिया कि 1/11 गुणा 5/3। देखिए जब मैं 5/33 को लिख लिया 1/11,
यहाँ लिख देता हूँ नीचे, कभी दिख ना रहा हो, 1/11 गुणा 5/3। अब इन दोनों के आपस में गुणा करके देखिए, यदि आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 33, 5 × 5 वही बनेगा। अब 1/11 के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 1/11 1/9 बहुत यूनिक होती हैं, इनको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ देखिए 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%। साथ ही आपको दशमलव में भी याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ कभी ना दिखे तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन्हें याद करना जरूरी है भाई, सुन लेना। 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%। साथ ही ये होता है 9.0 मतलब 9.09% है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी 1/11 की बता दी, फिर ठीक है, ऐसी 1/9 की भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। साथ ही याद रखना 11.11%। ये दो बातें भाई आपको याद रखनी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए, अब हमें पता है 1/11 बराबर कितना होता है 9.09% के। तो मैंने यहाँ 1/11 की जगह वैल्यू पुट कर दी 9.09%। अब इसकी गुणा कितने से करनी है 5/3 से, और जब मैं 3 से इसकी गुणा करने वाला हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3.03%। और इसकी गुणा कितने में करनी है 5 में। तो 5 × 15 और 5 × 15, तो आपका आंसर आ गया 15.15%। देखिए मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ चीज़ें होच पोच हो सकती हैं, कहीं कहीं कैलकुलेशन कर दी, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि जरूर समझ में आएंगी आपको ये चीज़ें। तो देखिए 15.15% इस क्वेश्चन का आंसर था। कैसा आया, मैंने 1/11 का मान रख लिया, 1/11 मान रखने के लिए 5/3 से गुणा कर दी, 3 से भाग करा 3.03% आ गया, 5 से गुणा करी 5 × 15 और 5 × 15। तो आपका आंसर कितना आ गया 15.15%। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को फिर से मतलब पीछे करके फिर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज हमारा है, अगला क्वेश्चन ये, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है। इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसे। देखिए 55% पुरुष है, मैंने मान लिया कुल कितने हैं 100 हैं, 100 में से 55% पुरुष है। जब 55 पुरुष हो गए, यानी यहाँ लिख देते हैं मेल, वो तो फीमेल कितनी हो गई 45। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब आप इसे रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशो में कैसे, रेशो में ऐसे 5 से काट लो 9 आ गया, 5 से काट लो 11 आ गया। ठीक है भाई, अब मैं इसे क्या कर लूँगा 1100 कर लूँगा, इसे क्या कर लूँगा 900। ये मैंने 900 और 1100 इसलिए करे क्योंकि आगे अभी मुझे क्वेश्चन में पता है परसेंटेज निकालनी है इनकी। क्वेश्चन में क्या बोला है, निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या। तो पहले मुझे निरक्षर महिला निकालनी है और क्वेश्चन में दिया गया 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर कितनी बची 60% निरक्षर बची हैं। तो निरक्षर 9 × 54, 540 कौन सी हो गई, ये हो गई निरक्षर महिलाएं। और अब पूछा क्या साक्षर पुरुषों की संख्या, तो 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो साक्षर कितने बचे 60%। और 110 का 60% कितना हो गया 660। ये देखिए 10% कितना होता है, एक अंक बाद दशमलव डाल दिया, तो 110 कितना हो जाएगा 10%। 60% से 6 से गुणा कर दी तो 660 हो गया। दोनों आंकड़े हमारे पास आ चुके। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा निरक्षर महिलाओं की तुलना में, यानी कि 540 की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि ये साक्षर पुरुष इनकी तुलना में कितना अधिक है। अधिक का मतलब है दोनों का डिफरेंस। तो 540 का और 610 का इन दोनों का डिफरेंस हो गया 120। जीरो से यहाँ जीरो खत्म हो चुकी है आपकी। और जब इसे सॉल्व करोगे तो 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 निम्मा 54, 2/9 आ गया। अब आपको पता है 1/9 बराबर होता है आपका 11 सही 1/9%। और 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। देखिए उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% के। और देखिए मैं सब बता चुका हूँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले लेक्चर देखिए। 1/9 बराबर कितना होता है 11 से 1/9% के। मुझे मान चाहिए था 2/9 का, मुझे कितने का चाहिए 2/9 का, तो 2 की गुणा यहाँ भी कर ली। और फिर जब यहाँ करेंगे दोनों में तो 11 दूनी 22, 2 एकम 2, तो इसलिए आंसर आ गया 22 सही 2/9%। तो दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन ये है कि चीनी के खपत में 42.84% की वृद्धि हुई, तो चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, यानी कि खर्चा उसे वही रखना है, तभी तो ये होगा, खर्चा वही रखना है। चलिए जी करते हैं। अब देखिए
एक व्यक्ति अब देखो ये बात है इंपॉर्टेंट जो आपको सीखनी है। अब जैसे ये आ गया 42 क्वेश्चन करना, देखिए एक अलग बात है, क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं सब, लेकिन तरीका होना चाहिए एग्जाम के लिए। 42.84% आ गया। अब ये आपको, अगर ये एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको नहीं पता तो आप इस कैलकुलेशन को करते करते थक जाओगे एग्जाम में। तो आपको जो मैं एक बात बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7% के, और बराबर होता है आपका 14.28% के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्यों बताई गई, समझ गए भाई। तो आपको पता है 1/7 बराबर जब 14.28% और ये कितना 42। अब सोचिए यदि मैं इन दोनों में 3 की गुणा कर दूं, यहाँ भी 3 की गुणा कर दूं और यहाँ भी 3 की गुणा कर दूं, तो 14 थी 42 और 28 थी 84 हो गया। तो ये कितना बन गया 42.84%, और यहाँ भी हमने कितने की गुणा कर ली 3 की। तो मैं कह सकता हूँ 42.84% जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 3/7। देखिए जब आप चीज़ें सीख रहे हैं तो हो सकता है आपके कम समझ में आए, बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, और इन तरीकों को ऐसे ही करना पड़ेगा अगर एग्जाम में टाइमली क्वेश्चन खत्म करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं स्पीड में करा रहा हूँ लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। तो 42.84% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, कैसे करा वो मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आती रहेंगी मैं बताता चलूंगा। एग्जामिनर उन्हीं वैल्यू को उठाता है, ऐसी उन्हीं वैल्यूज को उठाएगा जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। ऐसे ही वो रैंडमली कोई वैल्यू नहीं उठा लेता कि उसका मन करा 42.84 उठा लिया। उसे पता था कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 42.84 बनेगा मिलकर, किससे मिलकर बनेगा 14.28 से, और 14.28 का 3 गुना हो गया तो 1/7 का भी 3 गुना हो गया, 14.84% की फ्रैक्शन होगी 3/7। इसे आप ओरल कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मूल्य में वृद्धि हुई है, खपत में सॉरी। इसका मतलब देखिए अब ये फॉर्मूला तो आपको सबको पता होगा, पूरा चैप्टर खत्म हो लिया। मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। ये फॉर्मूला तो कितनी बार आ चुका अगर आप ने ध्यान दिया होगा। तो देखिए वो सिंपल सी बात क्या करा है, मूल्य में वृद्धि होगी यानी खपत में सॉरी, यानी पहले खपत 7 थी तो अब कितनी होगी 10 हो गई। खर्चे के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, जब खर्चे के बारे में उसने कुछ नहीं कहा तो हम ये मान के चलेंगे खर्चा वो अपना स्थिर रखना चाहता है। तो इसका मतलब देखिए खर्चा स्थिर रखना चाहता है तो अब सीधी सी हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यानी मूल्य पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया 7। मूल्य पहले अगर कितना था 10 था तो अब कितना हो गया 7। अब देखिए 10 सत्ते 70, और यहाँ भी देखिए 7 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो गया 70। देखिए जब खर्चे के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो हमें ये मानना पड़ेगा कि खर्चा जितना पहले था उतना ही बाद में रखना है। तो खर्चा तो दोनों जगह बराबर आ गया, और जब खर्चा दोनों जगह बराबर है तो हमें करना क्या होता है, जैसे पहले खपत 7 थी अब 10 थी तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो खर्चा दोनों जगह सेम आ जाएगा। अब हमसे पूछा मूल्य में कितने % की कमी हुई, इसका मतलब पहले मूल्य कितना था 10, अब मूल्य कितना रह गया 7, तो मूल्य में कितने की कमी हुई 3 की, और 3 की कमी कितने पर हुई 10 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 और आपका आंसर आ गया 30%। यानी मूल्य में 30% की कमी होने के कारण उसने अपनी खपत में 42.84% की वृद्धि कर दी। अब खर्चा पहले जितना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ भाई ये बातें आपको भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले रफ कर दूं फिर बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। देखिए जो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं वो इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं उन्हें दोबारा रिपीट ना करने पड़े, ठीक है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है और यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 40% बढ़ा दिया जाए, 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी 2/5। सिंपल समझिए, इसका मतलब ये है यदि वह पर डे 5 यूनिट जूस की खपत करता था, पर डे 5 यूनिट, तब 35 दिन चला तो 5 गुणा 35, इसका मतलब कुल जूस कितना था उसके पास ये पता चल गया, क्योंकि मात्रा उतनी ही है जितनी पहले थी, मात्रा उतनी ही बाद में है। तो देखिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा 5 यूनिट जूस की पर डे खपत करता था, 5 यूनिट जूस की पर डे खपत करता था, और जब जाके 35 दिन चलता था। ऐसा समझिए, मैं कहूँ कि आप डेली 1 किलो सेब खा लेते हैं और आपके सेब 5 दिन चलते हैं, तो आपके पास कुल कितने सेब थे 5 किलो। ऐसे ही मैंने क्या करा, 5 यूनिट की खपत जूस की कर रहा था डेली और 35 दिन उसका जूस चलता था, इसका मतलब उसके पास कुल कितना जूस था इतना था। अब वो क्या करा, मैंने जूस 40% की खपत बढ़ा दी, इसका मतलब अगर पहले 5 यूनिट डेली यूज करता था तो अब करेगा 5 और 2 कितना 7, और जूस तो उतनी ही है, उसने क्वेश्चन में बोला जूस की उतनी ही मात्रा यानी जितनी पहले थी उतनी अब है। तो अब पूछ रहा है कितने दिन चलेगा, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। इसका मतलब ये है अब केवल जूस 25 दिन ही चल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है आपका।
एक से अधिक संख्या के संदर्भ में, एक से अधिक संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम का योग का 25% है। उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है, समझना इसे पर। देखिए उसने बोला एक से अधिक संख्या के संदर्भ में उस संख्या के व्युत्क्रम के बीच का अंतर, व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4। मैंने मान लिया संख्या यदि x थी तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x। तो वो करा संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। बेसिक समझना देखिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप केवल ट्रिक पर ही केवल आप ये सोच लो कि मैं तो मैथ ट्रिक से ही करूंगा, तो मैं डेफिनेटली लिख के कह सकता हूं कि आप कभी भी मैथ में 100% मार्क्स गेन नहीं कर सकते। अगर आपको मैथ में 100% मार्क्स गेन करने हैं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे ट्रिक के साथ साथ। तो जिन क्वेश्चनों में ट्रिक है मैं वहाँ ट्रिक बताऊंगा, जिनमें कॉन्सेप्ट है आप उनमें कॉन्सेप्ट ही सीखने पड़ेंगे। और मैंने देखा है क्लास में भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स के आते ही डर जाते हैं। तो भाई एक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरने की जरूरत है, इसे सीखने की समझने की जरूरत है, जिससे आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आ सकें और आप अपना सिलेक्शन ले सकें। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैंने मान लिया संख्या थी x और उसका व्युत्क्रम कितना है 1/x। वो कह रहा है संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, एक जगह तो ये हो गया, और फिर कह रहा है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो दूसरी संख्या ये हो गई संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो वो कह रहा है व्युत्क्रम का जो अंतर है ना, जो उसका योग है वो 25%, अंतर 25% है उसके योग का, यानी ये 25% है इसका। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, ये वाला 25% है, अगर मैंने इसकी 25 से गुणा कर दी तो ये और कम हो जाएगा, समझ गए। 25% और बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए जब यहाँ बराबर का साइन लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 25% है किसका, इसका, यानी इसका 25% ये है, यानी मैं कह सकता हूँ यदि ये 100 है तो ये कितना है 25 है। तो अब एक बात समझिए, अगर मैं इसका भी 25% कर दूं तो ये और कम हो जाएगा। हमें बराबर रखने के लिए जो जिसका 25% है उसमें गुणा करनी पड़ती है, ये इसलिए बता रहा हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसका 25% है तो इसकी हमने 25% से गुणा कर ली, और 25% का मतलब है 25/100, या फिर हम लिख सकते थे 1/4। समझ आ गई नहीं बात, इसका 25% अब 25 बराबर 25 क्या हो गया, ये भी 25 हो गया, ये भी बराबर में। ये बात ध्यान रखनी होती है, जो कह रहा है जिसको कह रहा है ना ये 25% है, इसमें नहीं करते, उसके दूसरे वाले में गुणा कर लेते हैं बस। गुणा भाग जोड़ना घटाना, मान लो मैं कहूँ ये अधिक है 3, इससे इससे ये वाली वैल्यू 3 अधिक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से 3 घटाऊंगा, या फिर ये अधिक है ना इसमें नहीं जोड़ूंगा, इसमें 3 जोड़ दूंगा। ये बात समझनी है। अब देखिए 25 की जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, भाग कर रहा है इधर जाकर गुणा करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 4/x = x + 1/x। सिंपल। अब देखिए x वाली वैल्यू एक साइड ले आए हम, तो 4x में से x आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये 4x इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/x + 4/x, तो कितना हो जाएगा 5/x। तो यहाँ से मान आ जाएगा x² = कितना हो गया 5/3। ये वैल्यू अगर आपके यहाँ तक के समझ में आ चुका है तो आपका 80% क्वेश्चन समाप्त। और अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देखिए, बस कैलकुलेशन ही करिए, मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं करा, सब कैलकुलेशन है बस। आगे देखिए उसने बोला है उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। उस संख्या की चौथी घात, देखिए 2 घात तो इस पे है पहले ही, 2 घात तो हैं, मुझे चाहिए संख्या की चौथी घात। तो चौथी घात के लिए यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों का तो मुझे संख्या की चौथी घात मिल जाएगी। तो चौथी घात कितनी आ गई, x⁴ बराबर कितनी आ गई 25/9। ठीक है। अब उसने पूछा क्या, उस संख्या की चौथी घात, और स्क्वायर का मान अभी तुमने देखा ही था, तो उस संख्या की चौथी घात उस संख्या के स्क्वायर से, उस संख्या की चौथी घात उस संख्या के स्क्वायर से कितने प्रतिशत अधिक है। जिससे कह रहा है, पहली बात तो जिससे कंपैरिजन करा था उसे रखते हैं बटे में, स्क्वायर से करा रहा तो स्क्वायर को तो हमने रख लिया बटे में। ठीक है भाई, स्क्वायर से पूछ रहा है, यहाँ से फिर वही इशू, यहाँ देखो स्क्वायर से कह रहा तो स्क्वायर को तो रख लिया बटे में, स्क्वायर को तो बटे में रख लिया। अब हमसे पूछा किसके लिए कि उसकी चौथी घात स्क्वायर से कितने प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस लेने का आसान सा तरीका, जो 9 है ना नीचे बराबर बना लो, गुणा 3 बन गया बराबर। डिफरेंस लेने के लिए ऐसा नहीं कोई एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है, ये 9 था इसे भी 9 बना लिया, 3 की गुणा ऊपर कर ली, 3 की गुणा नीचे कर ली, हो गया सब। अब देखिए 25 में से 15 गया तो कितना बचा 10, और ये कितना है बटे में 9। तो बस यही तो हमें पूछा है, उसने पूछा 10/9 5/3 का कितने % है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, CGL में
इसीलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं देखिए हो सकता था स्किप भी कर देता, लेकिन मैं स्किप नहीं करता, क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन है, चाहे बेसिक हो, कैलकुलेटिव हो, चाहे आपकी ट्रिकी हो, सभी आपको करने आने चाहिए अगर आप एग्जाम में 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए इसे सोल्व करिए। तो हमें पता है, देखिए एक बात और समझा देता हूँ, बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा होती है, अंदर अंदर वाली संख्याओं की गुणा होती है। इसका मतलब मैं इसे लिखूंगा 10 गुणा 3 बटे 9 गुणा 5 गुणा 100। ठीक है जी, ऐसे लिखा जाएगा। अब सोल्व कर लो इसे। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो अब ये कितना बन गया, 2/3 बन गया। और आपको पता है 1/3 बराबर कितने के होता है, 1/3 बराबर होता है आपका 33 सही 1/3%। 1/3 और ये कितना 2/3, तो जब हम इसमें 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को सीखना है। जैसे 2/3 आया तो ये नहीं था कि मैं अब 100 को 3 से भाग करने लगूँ फिर उसकी 2 से गुणा करूँ। मैं सिंपल ये बात समझ सकता हूँ कि जब मुझसे उसने 2/3 के लिए पूछा है तो मुझे 1/3 का पता होना चाहिए, और 1/3 का कितना होता है 33 से 1/3%। मुझे चाहिए 2/3 का, तो मैंने 2 से गुणा कर ली। 33 की 2 में गुणा करेंगे 66 हो जाएगा, 1 की 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 66 से 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा मैं मान सकता हूँ लेंथी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन एग्जाम में सभी क्वेश्चन ट्रिक के नहीं आते, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले भी आते हैं, करने के लिए आते हैं, जो वास्तव में मैथ यही है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं क्या बात बताना चाहता हूँ आपको, एक बात यहाँ भी आपको सिखाऊंगा। किसी कार्यालय में 40% महिलाएं, हमने मान ली 100 हैं, 100 में से महिलाएं कितनी हो गई 40, हम यहाँ लिख देते हैं फीमेल, तो मेल कितने बचे 60 हो गए यहाँ पे आपके मेल। सही है भाई। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में जो पूछा हो केवल उस टर्म को सॉल्व करना है, यही मुझे सिखाना था इस क्वेश्चन में। उसने बोला है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत, तो हमें विवाहित निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 70% महिला विवाहित हैं, तो अविवाहित कितनी बची 30%, और 40 का 30% कितना हो गया 12। पता कैसे चला, 10% कितना होगा 4, 30% से 3 की गुणा कर दो, 4 दिया 12, तो महिलाएं हो गई अविवाहित। 50% पुरुष स्टाफ विवाहित था, 50% क्या होगा अविवाहित, तो 60 का 50% कितना हो गया 30। इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 42, यानी कि कुल स्टाफ में से स्टाफ क्योंकि 100 का है। देखिए अगर स्टाफ 100 के अलावा कोई भी और टर्म होती तो मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिख पाता, लेकिन क्योंकि मुझे पता है 100 में से 42 अविवाहित हैं, इसलिए मैं परसेंटेज में बोल सकता हूँ कितने परसेंट हो गया 42। देखिए 42% तभी बोल सकता हूँ मैं जब हमने कुल 100 मान रखा हो, क्योंकि हमें पता है मैं तो लिखेंगे 42 अविवाहित हैं, कुल कितने हैं 100, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया 42%। सही है ना भाई। तो मैं ये बता रहा हूँ जब भी कभी 100 आपने मान रखे तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं जो भी डिफरेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, समझिए। देखिए 1400 छात्र हैं, 1400 छात्रों में 25% चश्मा लगाते हैं, और 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4, यानी कि 1400 में से 1/4 चश्मा लगाते हैं, और जितने भी चश्मा लगाते हैं उनमें 2/7 लड़के हैं। लेकिन मुझसे पूछा गया लड़कियां। देखिए 2/7 लड़के हैं, इसका मतलब 7 में से 2 लड़के हैं, तो बची कौन लड़कियां, यानी कि मुझे पूछिए 5/7 की वैल्यू, बस आंसर आ गया आपका। अब इसे सॉल्व करिए, 7 से 1400 काट लिया 200 बार, 4 से काट लिया 50 बार, और 50 की गुणा 5 में करेंगे तो 250, यानी कि 1400 छात्रों में से चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 250, यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में कितने परसेंट पुरुष हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 32% क्या है, 32% है फीमेल, मेल कितने दे रखे हैं 54% है मेल। तो अब इन्हें देखिए पहले ये कितने हो गए, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 और 3 कितना हो गया 8, 86% हो गए। अब आगे दे रखा 196 बच्चे हैं। अब देखिए विवाह समारोह में व्यक्ति चाहे कितने भी हों,
विवाह समारोह में व्यक्ति चाहे कितने भी हो, परसेंटेज में हमेशा 100% होंगे। तो देखिए 86% तो मेल और फीमेल ही हो गए, बच्चे कितने बचे 14%, यानी ये वैल्यू कितने की है 14% की। अगर मुझसे पूछा होता विवाह समारोह में कुल कितने व्यक्ति थे तो मैं गुणा कर लेता 100 की, क्योंकि परसेंटेज में मैंने अभी बताया कि 100% होते हैं। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कि विवाह समारोह में कुल कितने व्यक्ति थे, उसने मुझसे पूछा विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष थे, यानी जो पूछा उससे गुणा कर दो। उसने पुरुष पूछा है तो पुरुष कितने भाई 54, पुरुष कितने हैं 54। तो अब जब इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे 14 से कितनी बार कट जाएगा 14 से, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब इसकी 14 की इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे तो 540 से 1 हो जाएगा, और 5 चौक 20 और 4 चौक 16, यानी कि 216 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा आपका 756, यानी कितने पुरुष हो गए 756। ये मैंने गुणा करिए, कभी सोचो क्या कर दिया। 54 की 14 में आप कैसे भी गुणा कर सकते हो, मैंने कैसे करी, मैं तो सिंपल ऐसे करी भाई। 54 की 10 में कर ली 540 हो गया, अब 50 की 4 में करेंगे 200 हो जाएगा, और 4 की 4 में करेंगे 16 हो जाएगा। 216 और आपका यहाँ से हो गया 540, तो जोड़ दे 756। महिलाएं पूछी होती तो गुणा कर लेते 32 से। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ जी, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। 1.5 मीटर लंबी कोई लाइन है, इसे गलती से हमने 1.55 मीटर नाप दिया, तो त्रुटि परसेंट पूछा होगा। हाँ, त्रुटि यूँ ही पूछा कि त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। देखिए अब 1.5 मीटर है और इसे गलती से 1.55 मीटर। अब समझना, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपको भी 2 अंक लेने पड़ेंगे, 0 लगा ली, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। इसका मतलब 50 की जगह हमने क्या लिख दिया 55, तो हमने कितने की गलती कर दी 0.05 की, यानी कि दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का जो डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 0.05 की गलती कर दी, और कितने पे 1.50 पे, क्योंकि असली सही जो थी वो 1.50 थी, और गुणा कर लो 100 की। तो यहाँ से जब हम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/150, और जब 5 से काटेंगे 5 या 15 30 आ गया, तो ये आ गया आपका 10/3। 10/3 का मतलब है 3 3 9 और 1 10, यानी कि 3 सही 1/3% गलत उत्तर है। भाई समझो, बार बार देखो वीडियो अगर समझ में नहीं आता, और कोई बात समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में जरूर उस बात को दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर वास्तव में पढ़ रहे हो तो। और नहीं पढ़ रहे, केवल ऐसे वीडियो देखते रहो तो बस देखते रहो, बहुत भीड़ है, कोई कमी नहीं है सिलेक्शन वालों की, जिन्हें सिलेक्शन लेना है। वैकेंसीज पहले तो निकलती नहीं है, निकलती हैं तो चुनिंदा निकलती हैं, उस पर भी वही, उसमें भी अगर आपने लापरवाही कर दी तो वहाँ से भी आपका पत्ता साफ। इसीलिए आपको, आप किसी को भी फॉलो करो, मुझे करो, किसी और को किसी को भी फॉलो करो, लेकिन जब फॉलो करो अपने मन से फॉलो करो, जैसा वो बता रहा है वैसा करो, और उसके द्वारा कराए गए पूरे कंटेंट को कंप्लीट करो। उसके बाद नौकरी आपको मिलेगी भी, और आसान भी लगेगा कि नौकरी आसानी से मिल गई। लेकिन आज एक चैनल पर, कल को दूसरे पे, परसों को तीसरे पे, ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप यहाँ पर आए हो, रुको, समझो, चीज़ों को करो, पूरी प्रैक्टिस करो, अच्छे से मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 100% मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन आप कब, जब आप प्रैक्टिस खुद से भी करोगे। यहाँ मैं कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, जब आप अपनी कॉपी पे करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे क्वेश्चन लिखा आता है डिस्प्ले पे, इसे वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, फिर करना, खुद से सॉल्व करके देखा करो। अगर खुद से सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद उसे वीडियो को फिर से प्ले किया करो, फिर देखा करो हमारा जो सॉल्यूशन था वो ठीक था या नहीं था, तब ये चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं मज़े से बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई, ऐसा तो कुछ होने का है नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त है अगर आप मेहनत करो तो। मैंने देखा है व्लॉग्स बनाने लगो, है ना, कॉमेडी की वीडियो बनाने लगो, इतने व्यूज़ आ जाएंगे भर भर के, पूछो मत ना, लेकिन काम की वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये इन्हें देखना तो पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट हर महीने कोई तनख्वाह निश्चित करेगी। नहीं तो ऐसे ही आज के टाइम में इतनी भूखमरी में लोगों के पास रोजगार नहीं, और गवर्नमेंट आपको गोद नहीं ले लेगी, आओ बेटा आप आओ, आपको हम नौकरी देंगे। नौकरी तभी मिलेगी जब आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो लेंदी होगी, हो जाने तो थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत ना है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने % की शुद्ध वृद्धि हुई, शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, पहला हुई, देखिए हमने मान ली संख्या 100 है, संख्या मान ली 100 है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको तरीका क्या रहना चाहिए। आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप जैसे ही वीडियो देखिए, मैं क्वेश्चन जैसे ही बोलता हूँ तभी डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को तभी पॉज करिए, यानी क्वेश्चन को कह रहा हूँ, वीडियो को तभी पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए और करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर वीडियो प्ले करके देखिए। कहने का मतलब है पहली बार में क्वेश्चन को खुद से करके देखिए करिए। ऐसा नहीं कि बस बैठे हो यूँ अपने आप ही कर लेगा,
तुम्हें ही करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तुम्हें लेना है, ठीक है। चलिए 30% की कमी हुई तो मैं कहूँगा संख्या 70% रह गई। सीधी सी बात है, 30 की कमी होगी तो कितनी रहेगी, 70 रहेगी। फिर 30 की वृद्धि हुई, यानी फिर कितनी हो गई, अब संख्या 130 हो गई। फिर कितने की कमी होगी, फिर 10% की कमी होगी, यानी फिर संख्या कितनी रह गई, 90% रहेगी। बस इतना सोल्व करना है। हमने माना संख्या 100 थी, 30% की कमी होगी तो संख्या रह जाएगी 70/100, फिर 30 की वृद्धि होगी। जितनी भी संख्या, देखो ये भी जो भी आंकड़े हैं ये भी अपने आप में पूरा 100% तो हो गया। अभी 100% है, इसमें 30% की वृद्धि होगी तो 130/100 हो गया। अब ये जो भी संख्या बनेगी ये अपने आप में 100% हो गई। अब फिर इसमें 10% की कमी होगी तो कितनी रह जाएगी, 90/100। अब इसे सोल्व करो, 100 से 100 खत्म हो गया, इस 100 से ये वाली दोनों जीरो खत्म, इससे ये वाली। तो अब इनकी गुणा करेंगे, 13 7 91, 91 की गुणा, जब 91 की गुणा 9 में करेंगे, 9 एकम 9 और 9 नाम 81, कितना आ गया, 819/10। 819/10 आया तो पॉइंट हटा के यहाँ पे, सॉरी जीरो हटा के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी जो संख्या 100 थी वो 81.9 रह गई। यानी कमी कितने की हुई, तो 18.1 की कमी हो गई पूरी, 18.1% की कमी। परसेंट क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने 100 पे कैलकुलेट करी, हमने संख्या 100 इसीलिए मानी थी, जिससे कि बाद में हमें तुलना ना करनी पड़े, परसेंटेज ना निकालना पड़े। तो 18.1% आ गया, लगभग पूछा 18% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने कितनी बार इस क्वेश्चन को उठा लिया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, 2 विद्यार्थी ए तथा बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक, उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक बताइए। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक बताइए कि ए और बी के प्राप्त अंक कितने हैं। चलिए देखिए, अब उसने बोला है 2 विद्यार्थी हैं, ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ठीक। दूसरी बात, पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। इस लाइन को समझना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेन लाइन ये है कि पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले आने वाला, पूर्ववर्ती का मतलब है ज्यादा अंक पाने वाला। इसका मतलब ए और बी में जिसके ज्यादा अंक आए उसे बोला जाएगा पूर्ववर्ती। तो वो कह रहा पूर्ववर्ती का अंक जो है उनके अंकों के योगफल का 55% है। तो 55% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 55% की फ्रैक्शन होगी 11/20। इसका मतलब ये है यदि ए और बी को कुल मिला के 20 अंक मिले तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाला, और पहले उसने खुद बोला था ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो मैं कहूँगा ए को कितने अंक मिले, तो आप बोलोगे 11 यूनिट। अब ऐसे हम बी को निकालेंगे, जब योग 20 है, ए को 11 मिले तो बी को कितने मिले, 9। अब देखो ए को बी से कितने अधिक मिले, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे ए को 11 मिल रहे हैं, बी को 9 मिल रहे हैं, तो ए को बी से कितने अधिक अंक मिले, 2 अंक। क्वेश्चन में कितने कह रहा है, 8। बस हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है, जो हमने क्वेश्चन से सोल्व करा है, दोनों का कंपेरिजन कर दो। यहाँ से कितना अधिक मिल रहे हैं, 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अधिक मिल रहे हैं, 8। भाई क्वेश्चन में कह रहा है 8 अधिक मिले, हम कह रहे हैं नहीं भाई 2 अधिक मिले हैं, तो क्वेश्चन के 8 यूनिट हमारे 2 के बराबर हैं। जितने की वैल्यू उससे भाग करो, जितने की चाहिए उससे गुणा करो। अब मुझसे बोला ए और बी के अंकों का अंक बता दो भाई, तो पहले 11 से गुणा कर लो, 11 से गुणा कर लोगे 2 चौक 8, यानी कि वास्तव में इसे कितने अंक मिले थे, 44, और 9 चौक 36, दोनों के अंक निकल आए। ए के अंक कितने, 44, और बी के कितने हो गए, 36। यदि आप 44 और 36 को जोड़ के 44 और 36 को जोड़कर 44 को देखोगे ना कितने परसेंट है, तो 55% ही आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझो, ठीक है। फिर से देख लेना वीडियो समझ में आए, अदरवाइज कमेंट कर देना अगर कोई बात समझ में नहीं भी आती है तो। पर पता नहीं भाई, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि व्यूज़ आते हैं, चलो 50 60 70 कुछ तो हैं जो देख रहे हैं, लेकिन भाई वो देख क्या रहे हैं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ। एक तो स्टूडेंट है जो कुछ समझता भी है, बाकी पता ना क्या देखें, सब कुछ ही समझ में आ जाए, इनकी माया नहीं पता है भैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है आपका, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है। कोई संख्या x से, तो पहले x को ही मान लो कुछ, तो हमने मान लिया x कितनी है भाई, 100 है, ठीक है। कोई देखिए 2 संख्या है, दोनों का x से कंपेरिजन कह रहा है, तो मैंने कह दिया माना x बराबर 100, मैंने तो x को 100 मान लिया। अब पहली संख्या कह रहा है x से 50% कम है, तो 50% कम है तो 50% तो हो गई, 50% कम है, 100 का 50% कितना हो गया, 50 है। और दूसरी संख्या जो है वो x से 20% कम है, 20% कम है तो कितना हो गया, 80। उन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा, अनुपात आ गया, कितना हो गया अनुपात, 5:8, यानी उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, कभी सोचो इतने इजी से क्वेश्चन करा रहे हो, तो मैं कोई
आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि जिससे मेरी वीडियो देख के आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओ कि भाई इतने आसान तरीका बता दिया इतने। ये क्वेश्चन है ही आसान और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये भाई प्रैक्टिस करनी और करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। चलिए अभी अगली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है, परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5% का मान क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखो, एक संख्या को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन तो कितनी होगी? 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/6। इसका मतलब यह है कि यदि संख्या पहले 6 थी तो 6 का 16 से 2/3% हमने 1 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब हम कहेंगे पहले संख्या 6 थी तो अब कितनी होगी? 7। लेकिन अब अगर आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको फिर 15% कम करना है, 15% कम करना। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया संख्या 600 और 700। देखिए, 0 बढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ऐसा मत कर देना इसमें 2 बढ़ा दें इसमें 1 बढ़ा दें, इसमें 10 बढ़ाओ तो इसमें भी 10 0 बढ़ा दो, इसमें 1 0 बढ़ाओ तो इसमें भी 1 0 बढ़ा दो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया पहले संख्या कितनी थी? 600, फिर कितनी हो गई? 700। अब कितने की वृद्धि कर दी? वरना आप 600 का 16 से 2/3% निकाल के देख लेना, 100 ही आएगा। तो 100 की वृद्धि कर दी, 700 हो गई। 700 में फिर 15% की कमी कर दी, फिर वही तरीका। 700 का 10% कितना हो गया? 70, और 5% कितना हो गया? 35। 15% को मैंने कैसे तोड़ लिया? 10% प्लस 5%, 10% 70 और 5% 35। तो 70 और 35 कितना हो गया? 105। 105 की कमी कर दी, तो अब परिणाम कितना आ गया भाई? 595। 595 कैसा आया? मैंने 700 में से 105 घटा दिया क्योंकि 15% की कमी की गई है। 700 का 15% निकालोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 700 गुणा 15/100, 105 आएगा। 105 की कमी कर दी तो संख्या कितनी हो गई? 595, यानी परिणाम कितना है? 595। अब क्वेश्चन में कितना कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जी परिणाम आता है 238। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिणाम 238 है और हमारे अकॉर्डिंग परिणाम 595। हमने दोनों की तुलना कर दी। क्वेश्चन के 238 हमारी 595 के बराबर है, दोनों की तुलना कर दी। अब उसने पूछा उस संख्या का 37.5% का मान बताओ। उस संख्या का 37.5% का मान। तो पहले देखिए, अब यहाँ से पहले मैं उस संख्या को तो निकाल लूँ, तो वो संख्या कितनी है भाई? वो संख्या 600 ही तो थी, और 600 थी और 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। और ना सोल्व हो रही हो तो बता दिए नेक्स्ट वीडियो में, वरना अब तक की वीडियो अगर देखेंगे तो 100% इसे सोल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे कितना चाहिए? इसका भी कितना चाहिए? 3/8 चाहिए। बस हिसाब जब आप सोल्व करोगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से इसे काट लिया, 4 पंजे 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो रहा है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से करो भाई, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 18। ठीक है, 119 से कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। 5 चौक 20 और 20 दिया 60, ये कितनी बार? 30 बार, और 30 दिया 90। देखिए कैलकुलेशन करिए, खुद भी कर सकते हो। कैलकुलेशन का कोई फिक्स तरीका नहीं होता कि अगर मैंने इसे इससे डिवाइड करना शुरू करा तो तुम भी इससे डिवाइड करो, किसी से भी कुछ भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, बस तरीका सही होना चाहिए, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ना है तो फिर वीडियो दोबारा देखो, हर बार ये बात बोल रहा हूँ, अब तो मैं थक भी गया हूँ ये बात बोल बोल के। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है आपका? चलिए भाई, रुकिए बस 1 मिनट, अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो रहा। चलिए एक क्वेश्चन ये है आपका, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, पहली कंडीशन। दूसरी दे रखे b बराबर है c का 40%, तो c a का वगैरह c बराबर है a का x%। कहने का मतलब है c a का कितने परसेंट है, और जो वो मान आएगा वही है उसका आंसर होगा। c a का कितने परसेंट है, ये कुल मिलाकर निकालना है। अब देखिए, a का 60% है b के 30% के बराबर, a का 60% है बराबर b के 30% के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है b बराबर है c का 40%, b बराबर है c का 40%। ये पूरी कंडीशन दे रखे हैं, 2 कंडीशन है। एक तो ये कंडीशन देखो, पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है, बस ये 2 कंडीशन ही तो दे रखी हैं। अब देखिए, हम तो उसने किस किस का रिलेशन पूछा है, c a का कितने परसेंट है, c बराबर है a का x%, और वही निकालना है हमें। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखिए b का मान निकाल सकते हो कुछ भी, मतलब b दोनों में है, b को बराबर कर सकते हो, कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये b को बराबर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1 2, यानी कि a/b = 1/2 आ गया।
ठीक है भाई। और जब मैं इसे सोल्व करूंगा, देखिए परसेंट हटा के मैं यहाँ 100 से भाग करूंगा। यहाँ इसलिए मैंने भाग नहीं करा क्योंकि यहाँ भी 100 आता और यहाँ भी 100 आता तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन यहाँ कैंसिल आउट नहीं होते इसलिए लिखा है। तो ये कितना आ गया 2/5। तो ये कितना आ गया, दूसरी कंडीशन आ गया B/C = 2/5। आ गए दोनों मान। देखिए B यहाँ कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, तो मान सारे हमारे पास आ गए। A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3। उसने पूछा है C A का कितने प्रतिशत है। C A का कह रहा तो बटे में A लिखो, C के लिए पूछा तो बटे में ऊपर 5 लिखा जाएगा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 500%, यानी कि C A का कितने परसेंट है, 500% है। C A का कितने परसेंट है, 500% है। आज की वीडियो इतनी रखते हैं भाई, क्वेश्चन भी खत्म हो गए लगभग। अब प्रैक्टिस तो कितनी भी करते रहो, प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चनों का भंडार है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कितनी प्रैक्टिस कराता रहूँ, 1 महीने भी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो क्वेश्चन मुझे कराने थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, और देखिए धीरे धीरे ही सुधार होता है चीज़ों में, एक साथ सुधार नहीं होता। तो आप खुद भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब मैंने पहली वीडियो शूट करी और मेरी आज की वीडियो शूट करी, दोनों में आपको फ़र्क मिलेगा। तो धीरे धीरे मैं अपने अंदर सुधार ला रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी अपनी हेल्प मुझे दीजिए, हेल्प करते रहिए। कहने का मतलब है चैनल को आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है, और अपनी हेल्प केवल ऐसे करनी है कि वीडियो को शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आप कमेंट कर सकते हैं कि आप अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं या एडवांस। अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके बाद एडवांस का भी टॉपिक चला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कमेंट करिए, जब देखेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, जो मेरी यहाँ तक बात सुन रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। तो हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ आप सभी को बाय बाय।